नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है सॉइल वाटर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही क्वेश्चन इससे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी जैसे जानते होंगे कि सॉइल जो है वो क्या है, एक हमारा 3 फेज सिस्टम होता है। क्या होता है 3 फेज सिस्टम? मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में सॉइल में पाए जाते हैं। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। तो जो लिक्विड पोर्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सॉइल वाटर। जो भी रिटेन किया जाता है सॉइल में, जो वाटर होता है लिक्विड का पोर्शन, वो हमारा सॉइल वाटर कहलाता है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, सॉइल वाटर का क्या इम्पोर्टेंस है, तो एक तरह से ये सॉइल, जैसे आप वाटर जानते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो जो सॉइल में जो वाटर होता है वो क्या करता है? न्यूट्रिएंट को सॉल्युबल बनाकर उनको प्लांट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और जो यील्ड होती है वो सॉइल वाटर पर ही ज़्यादातर डिपेंड होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट का जो है एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए और क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। और सॉइल खुद में भी एक क्या होता है, खुद में भी एक क्या न्यूट्रिएंट होता है। सॉइल खुद में भी एक न्यूट्रिएंट होता है। तो वो खुद में भी एक न्यूट्रिएंट का काम करता है। साथ में ही सॉइल जो है क्या करता है, सॉइल के टेम्परेचर को जो है वाटर क्या करता है, रेगुलेट करता है। जब देखते होंगे ज़्यादा सर्दियों में क्या सजेस्ट किया जाता है कि वाटर लगा दें, हम इरिगेशन कर दें क्रॉप में। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, उससे क्या होता है कि क्रॉप में जो है वो ठंड लगने से उसको बचाता है। इसके साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए भी सॉइल वाटर का ज़रूरत होता है। और ये केमिकल और बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं क्रॉप में हो गई या सॉइल में हो गई या न्यूट्रिएंट का डिग्रेडेशन जैसे हो गया, इन सब चीज़ों में भी हमारा वाटर मदद करता है। साथ ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप जानते होंगे, उसमें भी वाटर का यूज होता है। तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है प्लांट, क्या अगर एनिमल प्रोटोप्लाज्म की भी बात करें तो दोनों के लिए क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका एक घटक होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसका। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फैक्टर क्या क्या होते हैं जो सॉइल के वाटर को या उसके कंटेंट को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा हो गया जैसे एक टेक्सचर हो गया। टेक्सचर पर डिपेंड करता है कि किस तरह का टेक्सचर है सॉइल का, उसके हिसाब से सॉइल में वाटर मॉइस्चर का रिटेंशन होता है। और उसमें टेक्सचर जैसा होगा उसी हिसाब से उसमें पोर स्पेस होंगे, और पोर में ही सॉइल का वाटर और एयर होता है। तो उसी हिसाब से टेक्सचर जो है क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके साथ ही स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है। अरेंजमेंट अगर अच्छा होगा, अच्छी सॉइल है, अच्छे स्ट्रक्चर की सॉइल है, तो उसमें पोरोसिटी अच्छी होगी। अच्छी पोरोसिटी होगी तो उसमें फिर सॉइल रिटेंशन, सॉइल वाटर का जो रिटेंशन है उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी। सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन करके रखने की जो क्षमता है वो अच्छी होगी। ऑर्गेनिक मैटर भी इसी तरह, हमारा ऑर्गेनिक मैटर अगर किसी सॉइल में अच्छा है, ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, वो भी हमारा सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करता है। डेंसिटी भी, अगर डेंसिटी हमारी सॉइल की किसी की ज़्यादा है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब डेंसिटी होती है ज़्यादा, एक तरह से मतलब वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव सॉइल होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा सघन होगी, उसमें पोर स्पेस कम होंगे जब डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से पोर स्पेस जब कम होंगे तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी कम होगा। टेम्परेचर, अगर कूल टेम्परेचर है तो फिर उसमें क्या है, मॉइस्चर का रिटेंशन ज़्यादा होगा। अगर हायर टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो रिटेंशन कम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, इवेपोरेट हो जाएगा, जो भी वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, इस वजह से उसमें वाटर की कमी होगी। साल्ट कंटेंट भी हमारा अफेक्ट करता है। ज़्यादा साल्ट कंटेंट होगा तो उसमें क्या होगा, वाटर जो है वो कम होगा, क्योंकि उससे क्या होगा, साल्ट कंटेंट से भी डेंसिटी बढ़ती है। साथ ही वाटर की रिटेंशन की जो है कैपेसिटी भी कम होती है। डेप्थ ऑफ द सॉइल, अगर जितनी ज़्यादा आप डेप्थ में जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा पानी जो है क्या होता है, अवेलेबल होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि डेप्थ में क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन है वो कम पहुंच पाता है, उससे इवेपोरेशन कम होता है, जिस वजह से वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। टाइप्स ऑफ क्ले भी निर्भर करता है। अभी हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह के क्ले टाइप होते हैं सॉइल में, और फिर उसमें बताएंगे। तो क्ले टाइप जो होते हैं सॉइल के, वो भी क्या होता है, मॉइस्चर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, उसके रिटेंशन की कैपेसिटी को अफेक्ट करता है।
और जनरली आप जानते होंगे जो क्ले सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है कि वाटर तो है, होल्ड तो कर लिया, लेकिन उसको कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक वाटर के मॉइस्चर को रिटेन कर पाती हैं, वो क्षमता जो हमारी कहलाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वो सबसे ज़्यादा किस में होती है? क्ले में। क्यों? क्योंकि क्ले में क्या होते हैं? माइक्रो पोर्स ज़्यादा होते हैं और बहुत ही ज़्यादा पोर्स होते हैं, नंबर ऑफ पोर्स भी ज़्यादा होते हैं और माइक्रो पोर्स भी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से उसमें वाटर की रिटेंशन की कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर जो कि सॉइल के मॉइस्चर को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर। तो सॉइल वाटर का जो है हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसको क्लासीफाई करते हैं, और वो फिर हमें बताता है कि कौन सा वाटर हमारे प्लांट्स के लिए अवेलेबल है, कौन से वाटर का जो है प्लांट उपयोग करते हैं और कौन सा वाटर जो है उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया, एक ग्रेविटेशनल वाटर, एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर और एक कैपिलरी वाटर। तो तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? जैसे इसमें नाम से ये ग्रेविटेशनल, तो ये ग्रेविटी इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये जो है वाटर होता है सॉइल में, जिसमें ग्रेविटी अफेक्ट करती है, और ग्रेविटी की वजह से ये वाटर जो है सॉइल पोर्स से क्या होता है? नीचे चला जाता है, नीचे जाता जाता है। इस वजह से ग्रेविटी इसमें ज़्यादा अफेक्ट करती है, इस वजह से ये वाटर जो है सॉइल के प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। यही यहाँ लिखा होगा, वाटर इन एक्सेस ऑफ द फील्ड कैपेसिटी। अभी हम आपको पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट क्या होता है। उन दोनों लेक्चर को जब आप देखें तब आपको समझ में आ जाएगा। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? फील्ड कैपेसिटी, मान लीजिए एक अगर हम स्केल बनाएं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल वाटर को रखें, इसका कोई प्रेशर होगा, तो ये जो प्रेशर होगा ये हमारा फील्ड कैपेसिटी होगा। इस फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है कि सॉइल जो है वो कैपिलरी वाटर जो है सॉइल में होता है वो हमारा फील्ड कैपेसिटी पर ही होता है। उसके नीचे होता है जो, उस प्रेशर के नीचे, फील्ड कैपेसिटी प्रेशर के नीचे, वो हमारा क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल वाटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से जो वाटर है वो हमारा नीचे जाने लगता है, डेप्थ पे जाने लगता है, जिसकी वजह से वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। प्लांट्स जो है, जो रूट्स होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि उसमें ग्रेविटी ज़्यादा, एक तरह से हायर फोर्स होता है जो काम करता है एब्जॉर्प्शन की बजाय। तो वो हमारा कहलाता है ग्रेविटेशनल वाटर। और अगर इसकी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो ये होता है 1/3, या फिर इसी को कह सकते हैं 0.3 बार या एटमॉस्फेयर। इस प्रेशर पर ये जो है ग्रेविटेशनल वाटर हमारा होता है, और ये जो है हमारा निगेटिव में इसको शो करते हैं। अब अगर बात करें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रेविटेशनल वाटर को अफेक्ट करते हैं, तो वही एक तो हो गया टेक्सचर हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, जो अभी हमने आपको पहले बताया था। वो वही फैक्टर यहाँ पर भी इसको क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है हमारा कैपिलरी वाटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी बायोलॉजिकल जीवन होता है हमारे सॉइल पर, वो किस पर निर्भर होता है? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर को ही हम अवेलेबल वाटर कहते हैं, क्योंकि कैपिलरी वाटर को ही प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और वही जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो हमारा कैपिलरी वाटर ही होता है सॉइल में, जिसपे न्यूट्रिएंट्स भी घुले होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं प्लांट्स उसकी मदद से, और अपने जो भी लाइफ साइकिल में जो भी वाटर की ज़रूरत होती है वो कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो कैपिलरी वाटर होता है वो किस में होता है? माइक्रो पोर्स में होता है। जो सूक्ष्म पोर्स होते हैं, 2 तरह के पोर्स हमने आपको पढ़ाए थे, एक माइक्रो और मैक्रो। तो जो सूक्ष्म पोर्स होते हैं उनमें हमारा कैपिलरी वाटर होता है, और ये क्या होता है? फ्री होता है। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा काम नहीं करता है, जिस वजह से ये नीचे नहीं जाता है, इस वजह से ये फ्री और मोबाइल वाटर भी कहलाता है, और इसको आसानी से जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इसका अगर प्रेशर की बात करें तो ये होता है 1/3 से 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में, या इसी को हम कह सकते हैं 0.32 - 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही होता है, वो हमारा कहलाता है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर को भी अगर देखें फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो सरफेस टेंशन जो है वो भी हमारा अफेक्ट करता है, सॉइल टेक्सचर हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक मैटर, ये जो सारे फैक्टर हैं एक तरह से कॉमन फैक्टर हैं, और सारे वाटर्स पर ही ये क्या होता है? अफेक्ट करता है। ग्रेविटेशनल वाटर की बात करें तो उसमें ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा होता है, इस वजह से सारे फैक्टर उसमें कम हो जाते हैं।
और कैपिलरी वाटर में जो है ग्रेविटी का इफेक्ट कम होता है। इसके बाद जो है तीसरा तरह का जो वाटर है जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या हुआ कि एक तो वाटर हो गया जिसमें ग्रेविटी ज़्यादा काम करती है, तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है वो नीचे चला जाता है, वो हमारा कहलाता है ग्रेविटेशनल वाटर। दूसरा जो है माइक्रोपोर्स में होता है जो वाटर और आसानी से अवेलेबल होता है प्लांट्स के लिए, वो हमारा होता है कैपिलरी वाटर। तीसरा जो वाटर है वो क्या होता है कि ये माइक्रो पोर्स के बीच में नहीं बल्कि उनकी सरफेस पे होता है। मान लीजिए ये पोर्स हैं तो इनकी सरफेस पर बहुत ही टाइटली क्या होता है, एक तरह से वाटर होता है लेकिन बहुत ही टाइटली चिपका हुआ होता है उनसे। इस वजह से प्लांट्स इनको भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते इस वाटर को भी। बहुत हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वही इनका थोड़ा बहुत किसी हद तक किसी अमाउंट तक इसका यूज कर पाते हैं, बाकी प्लांट द्वारा इसका भी यूज या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। द वाटर दैट हेल्ड टाइटली ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल कोलाइडल पार्टिकल्स, तो वही पार्टिकल्स में ये वाटर जो है बहुत ही टाइटली जो है चिपका हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और इसके अगर प्रेशर की बात करें तो ये हमारा 31 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो भी होता है, 31 से 10,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में जो है ये वाटर जो है पाया जाता है और प्लांट्स इसको भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसकी भी अगर बात करें तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं अफेक्ट करते हैं, तो वही एक तो साइज हो गया, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, क्योंकि ये सॉइल पार्टिकल्स में ही जो है वाटर जो है चिपका हुआ होता है वो हो गया। साथ में टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, या क्ले का टाइप हो गया, ये हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर को अफेक्ट करता है। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। साथ में ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी किया गया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, एक अवेलेबल वाटर, अनअवेलेबल वाटर और सुपर अवेलेबल या सुपरफ्लोस वाटर। तो अवेलेबल वाटर हमने आपको क्या बताया, अवेलेबल वाटर वो होगा जो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर। और वो कहाँ पर होता है, वो फील्ड कैपेसिटी से विल्टिंग कोफिशिएंट के बीच में होता है। साथ में अनअवेलेबल वाटर जो होता है वो कौन सा होता है, वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर और जो फील्ड कैपेसिटी के नीचे होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं, वो हमारा अनअवेलेबल वाटर होता है। और जो हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट या विल्टिंग कोफिशिएंट के बाद जो होता है, या जिसे हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं, उसे हम अनअवेलेबल वाटर कहते हैं। साथ में ही जो फील्ड कैपेसिटी के नीचे होता है, जो ग्रेविटेशनल वाटर जिसे हम कहते हैं, वो अनअवेलेबल तो होता है लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको हम सुपर अवेलेबल या सुपरफ्लोस वाटर कहते हैं। तो ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम और अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो ये कोफिशिएंट जो आपको अभी नहीं समझ में आया होगा कि ये चीज़ें क्या है, फील्ड कैपेसिटी क्या है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोनों लेक्चर जब आप एक साथ देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।